नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, सुरक्षा और विदेश मामलों और गवर्नेंस से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भविष्य के कार्य एजेंडा पर हुई चर्चा। पीएम ने डेटा और एआई के प्रभावी इस्तेमाल, विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च और इनोवेशन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर दिया जोर। राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर कांग्रेस के रवैये को लेकर गृहमंत्री की दो टूक। कहा, देश का विभाजन करने वाली कांग्रेस फिर कर रही है राष्ट्रगीत का विभाजन। वंदे मातरम की आड़ में तुष्टीकरण का लगाया आरोप। जंतर मंतर में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच करेगी उच्च स्तरीय समिति। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आर सुभाष रेड्डी होंगे अध्यक्ष। प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के साथ पुलिस कर्मियों पर हुए हमले समेत अन्य घटनाओं की होगी जांच। हेमंत सोरेन सरकार को झारखंड हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षा के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति रद्द करने के फैसले पर लगाई रोक। 15 सितंबर तक दाखिल करना होगा जवाब। उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की चर्चा। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, संस्थानों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और छात्रों के लिए अवसर बढ़ाने से जुड़ी मुख्य प्राथमिकताओं और पहलों की समीक्षा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उत्साहजनक खबर। देश के बुनियादी व मुख्य उद्योगों के प्रदर्शन में तेजी। जुलाई 2026 में देश के 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों की ग्रोथ रेट 5.4% दर्ज। लौहअयस्क, बिजली और सीमेंट बने ग्रोथ के बड़े ड्राइवर। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। वंदे मातरम, जो आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक राष्ट्रीय भावना का प्रतीक रहा है, उसके गायन पर विवाद हो रहा है। कांग्रेस राष्ट्रगीत के 2 छंदों से ज्यादा गाने को तैयार नहीं है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी इसका ऐलान कर दिया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी के फैसले को देश विरोधी करार दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उस फैसले ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है, जिसमें पार्टी ने ऐलान किया है कि वो अपने सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 में से सिर्फ शुरुआती 2 पैराग्राफ ही गाएगी। कांग्रेस के इस फैसले पर गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ा वार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश के कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है और देश विरोधी बातें कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और शहीदों का अपमान करने के आरोप भी लगाए। गृह मंत्री ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के फैसले के खिलाफ जनता से एकजुट होने की अपील भी की। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी वंदे मातरम के सिर्फ 2 ही छंद गाने के कांग्रेस के फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस ने 1937 में वंदे मातरम के 2 हिस्से कर 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को मजबूत किया था।
भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने आरोप लगाया कि वंदे मातरम का अपमान कर कांग्रेस ने हजारों बलिदानियों का तिरस्कार किया है। वहीं बीजेपी नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस न सिर्फ कानून बल्कि संविधान और संसद का भी अपमान कर रही है। हालांकि चारों तरफ निंदा के बावजूद कांग्रेस वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद ही गाने के फैसले पर अड़ी हुई है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह से ही वो प्रस्ताव पारित किया गया था और आज उस पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव के कुछ अंश भी पढ़े और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई सवाल नहीं है। ये बार बार ये मुद्दा बनाया जा रहा है। सोच केवल एक है कि वोट चाहिए, मुस्लिम तुष्टिकरण करना है और किसी न किसी रूप से उस समय जैसे देश को बांटा, आज धर्म जाति क्षेत्र के नाम पे बांट के ही सही वोट लेना है, चाहे सदन या संविधान का अपमान क्यों ना करना पड़े। दरअसल वंदे मातरम का पूरा विवाद 15 अगस्त पर कांग्रेस कार्यालय में हुए कार्यक्रम से शुरू हुआ। भाजपा ने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को पूरा गाने से पहले ही रोकने की कोशिश की। हालांकि तब कांग्रेस ने कहा था कि सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थीं। वंदे मातरम पर संसद से बने कानून में स्पष्ट लिखा है कि राष्ट्रगीत को जानबूझकर बीच में रोकना अपराध है। और 15 अगस्त को कांग्रेस ऑफिस से आई तस्वीरों में स्पष्ट रूप से नजर आया कि गायन को बाधित करने की कोशिश हुई। केंद्र सरकार ने 31 जनवरी 2026 को ऑर्डर्स रिलेटिंग टू द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया जारी किया। इसमें वंदे मातरम के पूरे 6 छंदों को आधिकारिक संस्करण बताया गया। इसमें पूरे वंदे मातरम का समय 3 मिनट 10 सेकंड बताया गया। यह भी प्रावधान किया गया कि वंदे मातरम के दौरान सावधान की मुद्रा में खड़ा रहा जाए। 9 जुलाई को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रगीत से जुड़े आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए। जुलाई 2026 में सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल पेश किया। 29 जुलाई को यह बिल राज्यसभा और 30 जुलाई को लोकसभा से पारित हुआ। 11 अगस्त को यह बिल कानून बन गया। अब संसद से कानून बनने के बाद भी कांग्रेस हठ पर अड़ी हुई है। 1875 में रचित वंदे मातरम जब 1882 में आनंद मठ में प्रकाशित हुआ तो आजादी के नायकों ने इसे कंठस्थ किया और जुल्म के खिलाफ संग्राम लड़ा। लेकिन कांग्रेस देश के महान सपूतों के बलिदान का अपमान करने से भी पीछे नहीं हट रही। अब कांग्रेस के हट और भाजपा के राष्ट्र प्रतीकों के पूर्ण सम्मान की बातों के बीच वंदे मातरम करीब 150 साल बाद फिर मुख्य धारा की राजनीति की केंद्र में खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम और पुलिसिया कार्रवाई के आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन किया है। जंतर मंतर पर युवाओं के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज और हिंसा की जांच अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। ये समिति पुलिस और प्रदर्शनकारियों दोनों के आरोपों की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर सुभाष रेड्डी होंगे। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रविशंकर झा समिति के सदस्य होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस शैलेंद्र कौर भी समिति के सदस्य होंगे। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के पूर्व डीजीपी LR बिश्नोई भी इस समिति के सदस्य होंगे। दरअसल जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प और पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप सामने आए थे। प्रदर्शनकारियों की ओर से आरोप लगाया गया था कि पुलिस, पैरामिलिट्री और दूसरे सुरक्षा बलों ने जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया। वहीं पुलिस का आरोप रहा कि प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की, पथराव किया और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित की गई समिति प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग की जाँच करेगी। साथ ही पुलिस कर्मियों पर हुए हमले की भी जांच की जाएगी। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और वाहनों को नुकसान पहुंचाने के आरोपों की भी जांच होगी। यदि जरूरत पड़ी तो यह समिति जांच के लिए विशेषज्ञों की मदद लेने के लिए भी स्वतंत्र होगी। नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जून से युवाओं ने प्रदर्शन शुरू किया था। 20 जुलाई के प्रदर्शनकारियों ने संसद कूच का ऐलान करते हुए मार्च भी किया। आरोप है कि इसी दौरान प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की तरफ से पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बैटिंग के इस्तेमाल के भी आरोप लगाए। लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले इस्तेमाल करने की तस्वीरें भी सामने आई। पुलिस पर आरोप है कि बिना पूर्व चेतावनी के ही प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया गया।
पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज ऑनरेबल जस्टिस सुभाष रेड्डी के चेयरमैनशिप में कमेटी गठित की है और कमेटी इस बात की जांच करेगी कि जो ब्रूटैलिटी हुई थी उसमें पेलेट गन का यूज उस पर उस चीज को एग्जामिन करेगी। महिलाओं के खिलाफ जो मोलेस्टेशन हुआ था, जो लाठीचार्ज हुआ था, जो इलेक्ट्रिक शॉक्स का यूज हुआ था, इन सब एस्पेक्ट से और तमाम एस्पेक्ट हैं, ये मेन एस्पेक्ट हैं, इन सब पर कमेटी जांच करेगी और जांच करके अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सौंपेगी। हालांकि जांच के लिए बनाई गई समिति सिर्फ प्रदर्शनकारियों की शिकायतों तक सीमित नहीं रहेगी। उसे यह भी देखना होगा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमले कैसे हुए, सार्वजनिक संपत्ति को कितना नुकसान पहुंचा और सरकारी तथा निजी वाहनों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं की वास्तविक स्थिति क्या थी। इसके अलावा घायल पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों को हुई कथित मानसिक और भावनात्मक पीड़ा से जुड़े पहलुओं को भी जांच के दायरे में रखा गया है। 20 जुलाई को लुटियंस दिल्ली की सड़कों पर क्या हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सब कुछ जांच के दायरे में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि पुलिस को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जांच समिति को सौंपनी होगी। ड्रोन फुटेज और बॉडी कैम फुटेज भी जांच समिति को सौंपने होंगे। वीडियोग्राफी रिकॉर्ड भी पुलिस को जांच समिति को सौंपने होंगे। साथ ही वायरलेस कम्युनिकेशन रिकॉर्ड और पीसीआर कॉल रिकॉर्ड भी जांच के लिए उपलब्ध कराने होंगे। कोर्ट ने कमेटी से अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट जल्द से जल्द दाखिल करने की कोशिश करने को कहा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 10 सितंबर को दोबारा सुनवाई करेगा। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर हेमंत सोरेन सरकार के सामने नई मुश्किल खड़ी हो गई है। छात्रों के दबाव में 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले पर अब सवाल उठे थे, लेकिन अब हाईकोर्ट ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। जेपीएससी की 11वीं और 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा से जुड़ी नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही सरकार और जेपीएससी से 15 सितंबर तक जवाब भी मांगा गया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति में फंस गई है। सरकार के जिस फैसले से आंदोलन कर रहे छात्रों के चेहरे खिल उठे थे, उस फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जी हां, रांची हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा से जुड़ी नियुक्तियां रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगाने के साथ ही राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब भी तलब कर लिया है। कोर्ट ने ये कहा कि सरकार ने अभी तक कोई एफिडेविट दायर नहीं किया है कि इंक्वायरी रिपोर्ट में कि जो इन मास फ्रॉड हुआ है और जिस तरह से बगलिंग हुई है उसको प्रूव करने के लिए, और अभी जो मामला दिखता है उसमें किसी को नोटिस दायर नहीं किया है। हमने भी ये चीजें रखने की कोशिश की है कोर्ट के समक्ष में कि ये किस तरीके से जो नोटिफिकेशन किया गया है वो सही है। कोर्ट ने अभी फिलहाल 11वीं और 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के जितने भी मामले हैं उसमें स्टे किया है। झारखंड सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी। दलील दी गई कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिना व्यक्तिगत जांच और सुनवाई के हजारों चयनित उम्मीदवारों का भविष्य खत्म करना न्याय संगत नहीं। वहीं पिछले दिनों परीक्षा में गड़बड़ी के मुद्दे को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे छात्र अब खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 26 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ धोखा किया है। अगर उन्हें इस परीक्षा को रद्द नहीं करना था, हम लोग तो ऐसा मांग भी नहीं कर रहे थे, हम लोग सीबीआई की मांग कर रहे थे ताकि जो बच्चे हैं, जो जेन्युइन बच्चे हैं, उन्हें इस व्यवस्था में रहने दिया जाए। तो ये लड़ाई हमारी यहीं पे खत्म नहीं होती है। हम सिस्टम में रिफॉर्म लाना चाह रहे हैं कि एक भी जेन्युइन स्टूडेंट का नौकरी नहीं जाएगा और एक भी दोषी स्टूडेंट बचेगा बिल्कुल नहीं। हेमंत सोरेन सरकार ने परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस कार्रवाई की कीमत उन अभ्यर्थियों को चुकानी पड़ेगी जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की। कानून का सिद्धांत साफ है, दोषी को सजा मिले लेकिन निर्दोष को दंड नहीं। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस जहां अपने सहयोगी दल के फैसले को छात्रों के हित में बता रही है, वहीं भाजपा इसे छात्रों के साथ हुए बड़े अन्याय से जोड़ रहा है।
छात्रों के आंदोलन को देखते हुए सीआईडी जांच में जो तथ्य सामने आए थे, उसके आधार पर झारखंड की सरकार ने इस प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द किया था। उसमें से कई अभ्यर्थी हैं जो सरकारी नौकरी पर पिछली कई दिनों से थे। स्वाभाविक तौर पर वो न्यायालय के शरण में गए। माननीय उच्च न्यायालय ने जो सूचना मिल रही है कि 11वीं से 13वीं तक के जेपीएससी परीक्षा, फूड इंस्पेक्टर वाली परीक्षा में स्टे लगाया है। सरकार ने पहले से ही ऐसा षड्यंत्र कर दिया था आंदोलन को समाप्त करने के लिए। सारे अभ्यर्थी जिनके भी एग्जामिनेशंस अभी कैंसिल, जिनके भी रिजल्ट्स कैंसिल हुए थे, वो सब अब अदालत की शरण लेंगे। हमें लगता है ये छात्रों के साथ नाइंसाफी है। आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार ने जानबूझकर ऐसा कुचक्र किया जो जुडिशरी में ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। हाईकोर्ट का ये स्टे इस ओर इशारा कर रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों के आंदोलन से पीछा छुड़ाने के लिए जल्दबाजी में फैसला ले लिया और भ्रष्टाचार की जांच के नाम पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर देना हजारों युवाओं के सपनों पर सीधा हमला साबित हुआ। अब हाईकोर्ट की रोक के बाद सरकार के फैसले पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या सरकार ने गड़बड़ी करने वालों को पकड़ने की बजाय आसान रास्ता चुना? क्या मेहनत से चयनित अभ्यर्थियों को बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ेगा? इन सवालों का जवाब अब सरकार को अदालत के सामने देना होगा। रांची से दिवाकर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी, सुरक्षा एवं विदेश मामलों तथा शासन से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य के कार्य एजेंडे पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सचिवों को तत्काल मुद्दों और आंकड़ों तक सीमित रहने के बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ ये विचार करना चाहिए कि देश के भविष्य को किस दिशा में आकार दिया जाए। उन्होंने सरकारी कामकाज में विभागीय साइलों की समस्या को केवल संगठनात्मक चुनौती नहीं बल्कि सोच से जुड़ी समस्या बताया। उन्होंने अधिकारियों से जिम्मेदारी के प्रति स्वामित्व और अपनत्व की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी और पश्चिम एशिया संकट के दौरान विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय का उल्लेख करते हुए कहा कि इस तरह की कार्यशैली को सरकार की सामान्य कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सहयोग और अनौपचारिक संवाद बढ़ाने और मजबूत टीम भावना विकसित करने को भी कहा। प्रधानमंत्री ने डेटा को राष्ट्रीय संपदा और भविष्य का महत्वपूर्ण संसाधन बताते हुए विभागों के बीच डेटा के बेहतर इंटरऑपरेबिलिटी और प्रभावी उपयोग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने एआई के प्रभावी इस्तेमाल के साथ साथ मानवीय हस्तक्षेप और विवेकपूर्ण निर्णय की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच अधिक संवाद स्थापित करने तथा नीति निर्माण में नए विचारों को शामिल करने का आह्वान किया। अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ प्रधानमंत्री ने भारत के रक्षा उद्योग को और मजबूत कर वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर जोर दिया। बैठक में समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने, जहाज निर्माण, बंदरगाह आधारित विकास तथा विनिर्माण और निर्यात इकाइयों को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ने पर भी चर्चा हुई। सचिवों ने विभिन्न क्षेत्रों की प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के भविष्य को आकार देने के लिए पूरी सरकार के दृष्टिकोण, बेहतर समन्वय, नवाचार और सामूहिक जिम्मेदारी को आवश्यक बताया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, उच्च शिक्षण संस्थानों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और छात्रों के लिए अवसरों का विस्तार करने से जुड़ी प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमो ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत हुई। जापान के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमो का स्वागत करके खुशी हुई। भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी इंडो पैसिफिक और उससे आगे शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए एक अहम आधार है।
नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमो के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमो की यह पहली भारत यात्रा है। देखिए हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की खास रिपोर्ट। भारत और जापान ने एक बार फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही समुद्री संपर्क मार्गों की सुरक्षा के लिए समन्वय मजबूत करने पर भी सहमति बनी है। दरअसल पहली भारत यात्रा पर आए जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच अहम द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। बैठक में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें समुद्री क्षेत्र में ऑपरेशनल सहयोग को बेहतर करने पर जोर दिया गया। इस समझौते के तहत समुद्री क्षेत्र की जागरूकता से जुड़ी सूचनाओं का आदान प्रदान और खोज एवं बचाव अभियान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना शामिल है। एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के साझा लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई गई। दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में दोनों मंत्रियों ने यूनिकॉर्न इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एंटीना सिस्टम प्रोजेक्ट को भी अहम उपलब्धि बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से जुड़े अपने ढांचे की हालिया समीक्षा के लिए जापान का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि जापान हिंद प्रशांत क्षेत्र और दुनिया में शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने में आगे भी योगदान देगा। कुमामोतो क्षेत्र में आए विनाशकारी भूकंप के बाद हुए नुकसान के प्रति भारत सरकार और भारत की जनता की तरफ से गहरी संवेदना और जापान के साथ एकजुटता की अभिव्यक्ति करता हूं। एक्सेलेंसी, हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है। जापानी रक्षा मंत्री ने जहाज निर्माण और इससे जुड़े क्षेत्रों में भी दोनों देशों की क्षमताओं का फायदा उठाने पर जोर दिया। साथ ही मेक इन इंडिया के तहत भारत की उत्पादन क्षमता के इस्तेमाल को लेकर आगे बातचीत बढ़ाने की बात कही। 現在インド太平洋地域の安全保障環境は急速に複雑化し、不確実性が高まっています。両首脳のリーダーシップのもと、新大臣と共に日印の防衛関係をあるべき姿に迅速に引き上げたいと考えています。本日はそのために何が必要か、共に何に取り組んでいくのか、具体的に議論をしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。 दोनों देशों ने इस साल टोक्यो में चौथी जापान भारत विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित करने की दिशा में भी बातचीत करने पर सहमति जताई। वहीं बैठक से पहले जापानी रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें तीनों सेनाओं के औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये खास रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी न सिर्फ हमारे मेक इन इंडिया कैंपेन को और मजबूती देगी बल्कि रक्षा क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता को पक्का करेगी। इसके साथ ही ये साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में जो डायनेमिक्स है उसको काउंटर बैलेंस करने में भी कारगर साबित होगी। कैमरामैन जगमोहन के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारत और सिंगापुर के रिश्तों को नई रफ्तार देने के लिए चौथे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। दोनों देशों ने साथ मिलकर उभरती तकनीक, डिजिटल सहयोग, आर्थिक अवसर और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने पर प्रतिबद्धता जताई। भारत और सिंगापुर अब व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के नए आयाम गढ़ते नजर आएंगे। भारत और सिंगापुर के बीच रिश्ते लंबे समय से मित्रता और सहयोग पर आधारित रहे हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चौथे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने इस साझेदारी को नई ऊंचाई देने का संकल्प दोहराया। इस बैठक में भारत के केंद्रीय मंत्रियों ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे। दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की, साथ ही भविष्य की संभावनाओं पर खुलकर चर्चा की। इस बैठक में खास तौर पर 6 क्षेत्रों पर फोकस रहा, जिसमें उन्नत विनिर्माण, कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास और सतत विकास पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने इन क्षेत्रों में हुई प्रगति का आकलन किया और आगे की संभावनाओं पर विचार किया। वित्त मंत्रालय के अनुसार ISMR सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने उभरती प्रौद्योगिकी और नई आर्थिक संभावनाओं पर अपने अपने विचार साझा किए। भारत और सिंगापुर मानते हैं कि इन क्षेत्रों पर साझा सहयोग से दोनों देशों को लाभ होगा। ISMR की बैठक से पहले दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की अलग मुलाकात भी हुई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। दोनों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। साथ ही वर्तमान वैश्विक और भू राजनीतिक हालात पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत और सिंगापुर की ये साझेदारी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, ये साझेदारी सुरक्षा, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में भी फैल रही है। सिंगापुर एशिया का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है, जबकि भारत विशाल बाजार और कुशल युवा शक्ति वाला देश है। दोनों मिलकर क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। ये बैठक साफ संकेत देती है कि दोनों देश भविष्य को लेकर गंभीर हैं। उन्नत तकनीक, डिजिटल सहयोग और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने से दोनों देशों के नागरिकों को फायदा होगा। भारत सिंगापुर के बीच संबंध आज सिर्फ द्विपक्षीय नहीं बल्कि क्षेत्रीय सहयोग का मजबूत उदाहरण बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और केरल के चर्चित CMRL एक्सोलॉजी धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच लगातार नए सवाल खड़े कर रही है। जांच एजेंसी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीणा विजयन से जुड़े ठिकानों पर तलाशी के दौरान मिले हस्तलिखित रिकॉर्ड में करोड़ों रुपए के लेन देन, दुबई रकम भेजे जाने और कई लोगों के नाम का विवरण सामने आया है। ईडी अब इन लेन देन के स्रोत, माध्यम और अंतिम लाभार्थियों की पड़ताल कर रही है। डिजिटल डिवाइस के मिले एक सिम कार्ड की तस्वीर से भी जांच का दायरा बढ़ गया है। केरलम के चर्चित CMRL एक्सालॉजिक धन शोधन मामले में ईडी की जांच ने नया मोड़ ले लिया है। जांच एजेंसी का दावा है कि 27 मई को वीणा विजयन से जुड़े ठिकानों पर हुई तलाशी के दौरान कुछ हस्तलिखित रिकॉर्ड्स बरामद हुए। इन कथित रिकॉर्ड्स में लोगों के नाम, रकम की आवाजाही, खर्च का विवरण और दुबई भेजी गई राशि का जिक्र है। ईडी के मुताबिक इन दस्तावेजों में करीब 20 करोड़ 5 लाख रुपए के लेन देन का हिसाब दर्ज है। जांच एजेंसी के अनुसार रिकॉर्ड में UAE दिरहम में करीब 3,49,000 AED के ट्रांसफर का भी उल्लेख है, जिसकी भारतीय मुद्रा में कीमत करीब 85 लाख रुपए बताई जा रही है। ईडी का कहना है कि रिकॉर्ड में दर्ज कुल रकम CMRL की ओर से एक्सालॉजिक को किए गए भुगतान से अधिक है। यही वजह है कि एजेंसी ये जांच कर रही है कि क्या वीणा विजयन के पास उनके ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक रकम थी। ईडी ने इस मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी FEMA के संभावित उल्लंघन की भी जांच की बात कही है। ईडी का दावा है कि वीणा विजयन से जब्त डिजिटल डिवाइस में एक सिम कार्ड की तस्वीर मिली है। एजेंसी के मुताबिक ये सिम किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर लिया गया था और कथित तौर पर वाईफाई राउटर में इस्तेमाल किया जा रहा था। ईडी को संदेह है कि इसका इस्तेमाल इंटरनेट आधारित कॉलिंग के लिए किया गया। पूरा मामला केरलम की खनन कंपनी कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड यानी कि CMRL और वीणा विजयन की बंद हो चुकी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस के बीच हुए कथित वित्तीय लेन देन से जुड़ा है। ईडी का आरोप है कि CMRL ने IT कंसल्टेंसी सेवाओं के नाम पर एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को करीब 2 करोड़ 78 लाख रुपए का भुगतान किया। जांच एजेंसी इन भुगतानों को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है और उनका दावा है कि कथित तौर पर वास्तविक सेवाएं लिए बिना ही भुगतान किया गया। एजेंसी ये भी जांच कर रही है कि क्या ये रकम अपराध से हासिल आय से जुड़ी थी। केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि एजेंसी के निष्कर्ष अनाधिकृत वित्तीय लेन देन की ओर इशारा करते हैं। ईडी की आधिकारिक विज्ञप्ति में कुछ ऐसे मामलों को स्पष्ट किया गया है जिनसे अब तक की जांच और आरोपों की पुष्टि होती है।
ईडी की जांच के निष्कर्षों को राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सीपीएम और उसके नेता एजेंसी की जांच में सामने आए तथ्यों को नकार नहीं पाए हैं। जांच आगे बढ़ रही है, कानून को अपना काम करने दीजिए। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन लगातार ये कहते रहे हैं कि उनके हाथ साफ हैं और उन्हें किसी बात का डर नहीं है, लेकिन ईडी की ओर से लगातार अधिक स्पष्ट और गंभीर निष्कर्ष सामने रखे जाने के साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा राजनीतिक बचाव बढ़ती जांच और जांच का सामना कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चेन्नई के निकट कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पुडुचेरी के उपराज्यपाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल, लक्षद्वीप के प्रशासक और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में दक्षिणी राज्यों से जुड़े कई अहम मामलों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान कावेरी नदी जल बंटवारे और मेकेदातु परियोजना का मुद्दा भी उठा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने का फैसला किया है। सरकार के मुताबिक इसके से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और कानूनी सेवाओं तक आसानी से पहुंच मिल सकेगी और समय भी बचेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह जानकारी साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच काफ़ी बेहतर होगी, क्योंकि उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं के लिए लगने वाला समय कम हो जाएगा। सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 की घोषणा की। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दिल्ली को विकसित, टिकाऊ, सुनियोजित और वैश्विक स्तर की राजधानी बनाने की दीर्घकालिक रूपरेखा है। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू मौजूद रहे। नए मास्टर प्लान में विरासत से लेकर संस्कृति तक क्या है खास, देखिए हमारे संवाददाता धीरज कुमार की खास रिपोर्ट। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को मंजूरी दी। 2047 तक दिल्ली की आबादी करीब 3.2 करोड़ की होगी। उस आबादी के लिए 40 लाख नए घरों का निर्माण होगा। दिल्ली वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धी और समावेशी राजधानी बनेगी। आधुनिक तकनीक और नवाचार का केंद्र होगा। 383 किलोमीटर के RRTS नेटवर्क को विस्तार मिलेगा। नए प्लान में 24 घंटे मेट्रो की सुविधा होगी। मेट्रो का नेटवर्क वर्तमान में 416 किलोमीटर से बढ़ाकर 695 किलोमीटर का होगा। मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन स्टेशनों के आसपास ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। सार्वजनिक परिवहन, पैदल और साइकिल यातायात प्राथमिकता में होगी। नरेला में 138 हेक्टेयर के शिक्षा केंद्र होंगे। स्कूल में रेजिडेंशियल स्कूल विकसित करने का प्लान है। 2047 इसको विकसित भारत के समकालीन अवसर के समय के लिए रखा गया है। क्षेत्रफल निश्चित है 1483 स्क्वायर किलोमीटर। ये बढ़ा नहीं है, लेकिन लगातार आबादी बढ़ने के कारण से दिल्ली पर एक दबाव ये भी बढ़ता है और एक प्लान्ड वे में दिल्ली को कैसे विकसित किया जाए इसके हम आगे बढ़ रहे हैं। नए शहर में विकास को सड़क, पानी, सीवर, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं होंगी। दिल्ली हरित होगी। करीब 22% क्षेत्र में मौजूदा हरित आवरण होगा। यमुना, झीलों, वेटलैंड और हरित क्षेत्रों का पुनर्जीवन होगा। पुराने इलाकों के पुनर्विकास और झुग्गी बस्तियों के इन-सिटू पुनर्वास पर जोर रहेगा। पुराने फ्लैट्स के पुनर्निर्माण की योजनाएं होंगी। अनाधिकृत कॉलोनियों के सुधार और नियमितीकरण की योजना बनी है। हर वर्ग के लोगों के लिए हाउसिंग की सुविधा होगी। घर के आसपास की 30 मीटर की सड़कों पर कमर्शियल एक्टिविटी फर्स्ट फ्लोर पर होगी। दिल्ली की चाहे
सभी रेजिडेंशियल कॉलोनियों की मैं बात करूं, मार्केट एरिया की बात करूं, लो डेंसिटी एरिया की बात हो, एजुकेशनल इंफ्रा की जब हम बात करते हैं उसको इतना आसान किया गया है, बहुत सारी कंडीशंस को हटाया गया है ताकि दिल्ली में फैसिलिटीज जो हैं वो बढ़ें। मास्टर प्लान 2047 में सिंगल विंडो के जरिए हर दिक्कत का निपटारा होगा, जमीनी विवाद दूर होंगे। मास्टर प्लान 2047 आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त होगा। दिल्ली आर्थिक विकास, रोजगार और निवेश से युक्त एक राजधानी होगी। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। राज्य के 11 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को पक्का मकान मुहैया कराया जाएगा। पटना के बापू सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए प्रधानमंत्री आवास के आवंटन के स्वीकृति पत्र मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सौंपे। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार के 11 लाख गरीब परिवारों के पक्के घर का सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। राजधानी पटना के बापू सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2,35,000 लाभुकों को पीएम आवास के तहत निर्मित पक्के मकान की चाबी सौंपी। सीएम सम्राट चौधरी ने इस निर्णय के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। सम्राट चौधरी ने कहा कि 2014 में एनडीए सरकार बनने के बाद बिहार के करीब 50 लाख गरीब लोगों का पक्के मकान का सपना साकार हुआ है। हम 2024 में जब उप मुख्यमंत्री के तौर पर आदरणीय शिवराज जी से मिले थे और हम लोगों ने आग्रह किया था कि बिहार में 2018 के सर्वे के हिसाब से जो प्रधानमंत्री आवास प्लस थे उसमें लगभग 19 लाख पक्के मकान हमारे छूट गए थे। आपको जानकर खुशी होगी आदरणीय शिवराज जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पिछले 2 साल में शिवराज जी के मंत्री रहते हुए लगभग 19 लाख लोगों को पक्का मकान आदरणीय शिवराज जी ने देने का काम किया। साथ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कहा कि बिहार की कोई भी बहन कच्चे मकान में नहीं रहेगी। आगे सर्वे में जो भी शेष बचे हैं सभी के लिए हम लोग पक्का मकान बनाएंगे। उन्होंने बताया कि जीविका दीदियों के लिए भारत सरकार हाट बनाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान आईडी बनाने में भी बिहार देश का अग्रणी राज्य है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार के विकास और जन कल्याण का महायज्ञ निरंतर चलता रहेगा। नीतीश जी ने कहा समृद्ध बिहार, प्रधानमंत्री जी ने कहा विकसित भारत के लिए विकसित बिहार। और प्रधानमंत्री जी के संकल्प को बिहार की इस पवित्र धरा पर हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और उनकी टीम पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मैं बिहार सरकार को एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा अच्छे काम के लिए। राज्य सरकार का साफ कहना है कि पीएम मोदी के विजन से बिहार के गांवों की तस्वीर बदल रही है। गरीबों को सिर पर छत मिलने से न सिर्फ उनका जीवन स्तर सुधरा है बल्कि उनके सपनों को भी नई उड़ान मिली है। ग्रामीण इलाकों में चल रहा ये महाअभियान आने वाले दिनों में लाखों परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश के दूर दराज के इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में सरकार और विभिन्न संगठन लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से हरिद्वार में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की खास रिपोर्ट। ये है उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का लालढांग गांव। लालढांग के इस परिसर में गुरुवार सुबह से ही काफी संख्या में भीड़ देखने को मिली। लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर हेल्थ कैंप में पहुंचे। बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से यहां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में ग्रामीणों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। शिविर का उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग तक विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह और जरूरी चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना है। निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं से स्थानीय लोग काफी उत्साहित नजर आए। न केवल लालढांग गांव के लोग यहां पहुंचे, बल्कि आसपास के कई गांवों के लोगों ने इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। हमारे अस्पताल खुला तो हम अब यहाँ तो
आते हैं, फ्री दवा मिलती है यहाँ टाइफाइड का, पीलिया, शुगर सब टेस्ट होता है यहाँ। सौभाग्य की बात है यहाँ पर गरीब लोगों की मदद हो रही है, यहाँ पर फ्री में दवाई मिल रही है। जो भी यहाँ मरीज आ रहा है उनको निःशुल्क दवाई दी जा रही है, इससे ज़्यादा और क्या परोपकार होगा। हम गवर्नमेंट से यही प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से जगह जगह कैंप लगे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते नजर आए और यहाँ उन्हें जांच के साथ साथ दवाएं भी मुफ्त दी गईं। इस निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में लोगों ने एनीमिया, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी गैर संचारी बीमारियों की भी जांच कराई। साथ ही लोगों को पोषण युक्त आहार और रोग प्रतिरोधक शक्ति वर्धक पैक भी प्रदान किए गए। एनीमिया मुक्त भारत के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारी गैर सरकारी संस्था बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान पूर्ण रूप से कार्यबद्ध है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के CSR सौजन्य से पिछले वर्ष आकांक्षी जिला हरिद्वार के एक बहुत ही पिछड़े हुए गांव लालडंग और आसपास के गांव के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया, जहां पे सप्ताह के 6 दिन निःशुल्क डॉक्टरी जांच, निःशुल्क टेस्ट और निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। उसी सिलसिले में यहाँ पे एनीमिया, रक्तचाप और डायबिटीज़ की जांच हो रही है और जिनको ज़रूरत है उन लोगों को दवाइयाँ और प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे पहले हरिद्वार जिले के बहादुराबाद ब्लॉक के लालढांग गांव में अत्याधुनिक मशीनों के साथ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की CSR पहल के अंतर्गत जन आरोग्यम केंद्र भी स्थापित किया जा चुका है, जहां ग्रामीणों के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। लोग इसे किसी लैब से कम नहीं मानते। गौरतलब है कि बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान एक गैर सरकारी संस्था है, जो देश के कई हिस्सों में अब तक काफी संख्या में जन आरोग्यम केंद्र स्थापित कर चुकी है। ये संस्था पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में महिला सशक्तिकरण के साथ साथ लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। हरिद्वार में लालढांग गांव के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं उनके गांव तक पहुंची हैं। बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से ये कैंप लगाया गया है। इसके अलावा यहां पर एक आरोग्यम केंद्र भी स्थापित किया गया है, जहां पर लोग अपनी जांचें निःशुल्क करा रहे हैं। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, हरिद्वार। ब्रिक्स देशों के पर्यटन मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को जयपुर के रामबाग पैलेस में आयोजित होगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, कनेक्टिविटी मजबूत करने और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा करेंगे। बैठक से पहले ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक भी आयोजित की जा चुकी है, जिसमें पर्यटन के भविष्य को लेकर कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। बृहस्पतिवार को जयपुर में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने अपना दिन ऐतिहासिक धरोहरों के बीच बिताया। ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक में शामिल होने आए प्रतिनिधियों ने जयपुर के प्रमुख हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल हवा महल, सिटी पैलेस और आमेर महल देखने पहुंचा। विदेशी मेहमानों ने जयपुर के स्थापत्य कला, इतिहास और राजस्थानी संस्कृति को बेहद करीब से जाना। ऐतिहासिक स्मारकों की वास्तुकला और उनसे जुड़ी विरासत के बारे में प्रतिनिधियों ने जानकारी ली। जयपुर पहुंचने पर ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों का पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया। राजस्थानी लोक संस्कृति, परंपरा और जयपुर की ऐतिहासिक विरासत ने विदेशी मेहमानों का खासा ध्यान आकर्षित किया। पुणे में आयोजित डिजिटल ब्रिक्स फोरम और एक्सपो में भारत की संचार यात्रा और तकनीकी विकास की कहानी को सांस्कृतिक और विरासत से जोड़कर दिखाया गया है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि विकास और प्रगति की असली नींव मानव संबंधों में है और संचार का उद्देश्य लोगों को एक दूसरे के करीब लाना है। उन्होंने कहा कि भारत ने संचार के क्षेत्र में एक लंबा सफर तय किया है। प्राचीन संदेशवाहकों और ज्ञान के केंद्रों से लेकर मोबाइल, टेलीफोन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटकॉम तक अब देश 6G तकनीक के भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। That development and progress are fundamentally founded on human relationships
which must bring people closer together. Now, it is this journey that we celebrate tonight through this cultural presentation that you will see today. Through our music, dance, and storytelling, we will trace India's communication history, from the ancient messengers to centers of learning, to digital public infrastructure, to mobile telephony, to SATCOM, and the aspirations of a 6G future. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत सिंगापुर बिजनेस फोरम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इनसीड के पूर्व छात्रों, विद्यार्थियों, सिंगापुर के उद्यमियों और भारतीय व्यवसायियों के साथ विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही उन्होंने प्रोफेसर समीर हसीजा के साथ विषयों पर संवाद भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने भारत के मजबूत आर्थिक विकास और निवेश के अवसरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबारी सुगमता को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और गहरा करने और दोनों देशों के व्यवसायों के बीच आपसी सहयोग B2B कोलैबोरेशन को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया। उच्च शिक्षण संस्थानों में कथित भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। याचिकाकर्ताओं ने शिकायत किया है कि उन्हें अभी तक यूजीसी के जवाब की कॉपी नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से कहा है कि वो 4 हफ्ते में विस्तृत जवाब दाखिल कर याचिकाकर्ताओं को कॉपी उपलब्ध कराए। कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि ये नियम भेदभावपूर्ण और सामान्य वर्ग के लोगों के मौलिक अधिकार का हनन करने वाले हैं। मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर और इसके अमल पर रोक लगा दी थी। कोर्ट का कहना है कि नियमों की भाषा अस्पष्ट नहीं है और इन नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। कोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया था कि वो इन नियमों पर विचार करने के लिए एक नई कमेटी का गठन करे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा हेराफेरी की घटना के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का ट्रस्ट लगातार मंदिर की व्यवस्थाओं में बदलाव कर रहा है। इसी क्रम में ट्रस्ट ने 2 और कर्मचारियों को मंदिर व्यवस्था से हटा दिया है। बताया जा रहा है कि शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के केडी तिवारी उर्फ बड़े बाबू और बजरंग पाठक को राम मंदिर की व्यवस्था से अलग कर दिया गया है। केडी तिवारी रामलला के आभूषण और श्रद्धालुओं की ओर से समर्पित मूल्यवान वस्तुओं का हिसाब किताब रखते थे। बजरंग पाठक मंदिर में आने वाले वीआईपी दर्शनार्थियों को प्रसाद, अंगवस्त्र और अन्य चीजें भेंट करने की व्यवस्था देखते थे। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उत्साहजनक खबर सामने आई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में जुलाई के आंकड़ों के अनुसार देश के बुनियादी और मुख्य उद्योगों के प्रदर्शन में मजबूती दर्ज की गई है। जुलाई 2026 में देश के 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों की ग्रोथ रेट 5.4% रही है और ये देश के आर्थिक सुधार और निरंतर प्रगति की गवाही देती है। जुलाई 2026 के दौरान कई प्रमुख उद्योगों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए साल दर साल आधार पर जबरदस्त छलांग लगाई है। लौह 29.5% की बम्पर वृद्धि के साथ सबसे आगे रहा। सीमेंट निर्माण क्षेत्र में तेजी के चलते सीमेंट उत्पादन 13.1% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज करने में सफल रहा। बिजली क्षेत्र ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए 9% की वृद्धि हासिल की है। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन में 7.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा इस्पात रिफाइनरी में क्रमशः 2.9% और 2.7% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। ये केवल एक महीने की बात नहीं बल्कि इस वित्त वर्ष के शुरुआती महीनों में भी अर्थव्यवस्था ने अपनी मजबूती साबित की है। अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच देश की संचयी विकास दर 4.3% पहुंच गई, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में ये मात्र 1.5% थी। अब इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारत का बुनियादी ढांचा और औद्योगिक उत्पादन सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मणिपुर में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी लागू करने की मांग को लेकर छात्र प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह से मुलाकात की। 10 स्कूल कॉलेजों के छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सचिवालय इम्फाल में मुलाकात कर जनगणना से पहले राज्य में एनआरसी लागू करने की मांग की। मुख्यमंत्री मणिपुर ने छात्रों को भरोसा दिया कि 2 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में एनआरसी लागू करने के मुद्दे पर चर्चा होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एनआरसी के समर्थन में है, लेकिन इसके सही और त्रुटिहीन क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना जरूरी है।
बैठक में शिक्षा आयुक्त निंग थौजम जेफरी और शिक्षा निदेशक एनजी भोगेंद्र मेती भी मौजूद रहे। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के उम्मीदवार मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। देश में इस पद के लिए 35 साल में पहली बार हुए कड़े मुकाबले में 78 वर्षीय आलमगीर ने 255 मत प्राप्त कर जीत हासिल की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी AMM नासिरुद्दीन ने चुनाव परिणामों की घोषणा करते हुए बताया कि बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल ने अपने प्रतिद्वंदी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष एवं जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल सेवानिवृत्त ओली अहमद को हराया। इस चुनाव में ओली अहमद को 88 मत प्राप्त हुए। निर्वाचन आयोग के मुताबिक कुल 349 पंजीकृत मतदाताओं में से 343 सांसदों ने मतदान किया, जबकि 6 सांसदों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर शुक्रवार शाम बंग भवन में दरबार हाल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। ये 1991 के बाद बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के लिए हुआ पहला मुकाबला है। पिछले कुछ दशकों में इस पद के लिए आमतौर पर सर्वसम्मति से या फिर निर्विरोध चयन कर लिया जाता था। शेख हसीना के करीबी सहयोगी माने जाने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद ये पद रिक्त था। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार। अगर आप किसी बच्चे को उस